नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डीपी पांडे सांकृत्य। दोस्तों, आज आप सुनेंगे राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 22वीं सदी का भाग 2 सेब ग्राम का बाग। इस भाग को और बेहतर समझने के लिए आप पहला भाग अवश्य सुने, जो चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए सुनते हैं 22वीं सदी भाग 2 सेब ग्राम का बाग। अगली आवाज आजमगढ़ से साथी डीपी पांडे की। ग्राम का बाग। उस पुरुष ने धीरे धीरे मेरे पास आ स्वागत कहा। यद्यपि उसने मुझसे एक ही बार एक शब्द कहा, लेकिन मेरे कानों में न जाने कितनी बार उसकी आवृत्ति होती रही। उसके बाद ही वार्तालाप शुरू हुआ। आप कहाँ से आ रहे हैं? कहीं दूर से तो नहीं? करीब 2 घंटे दिन चढ़ा है तब मैं अपने स्थान से चला हूँ। अब झट घड़ी देखकर 3:20 हो चले हैं। मुझे क्षमा करेंगे अगर मेरी बातों से कुछ ढिठाई हो, क्योंकि आपके दर्शन ने ही जिज्ञासा तरंगों से हृदय का डवाडोल कर दिया है। जो कहना हो निसंकोच होकर कहो, मेरे कौतूहल भी कुछ कम नहीं है। यद्यपि इस स्थान से मेरा निवास बहुत दूर नहीं, लेकिन समय से कुछ अवश्य दूर है। अच्छा, यह बताओ, आज सन संवत क्या है? सन 100? कौन सा सन? सार्वभौम, आप कौन सन पूछते हैं? ईस्वी? वह है 2124। ओहो, तो क्या मुझे गुफा में बैठे 200 वर्ष हो गए? तभी तो सब जगह परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अच्छा, पूछो जो कुछ पूछना हो। क्या आपको गुफा में बैठे 200 वर्ष हो गए? और बैठते समय अवस्था क्या रही होगी? 60 वर्ष? 260 वर्ष बहुत होते हैं। मेरी अवस्था अभी 60 वर्ष की ही है। वृद्धपुर में 100 और 120 वर्ष के भीतर कई पुरुष हैं, किंतु आपकी अवस्था का पुरुष अभी तक सुनने में नहीं आया। यह सब बातें मुझे और भी आश्चर्य में डाल रही हैं। साथ ही बहुत कुछ पढ़ने की उत्सुकता भी उमड़ रही है, किंतु वहाँ जो मेरे साथी स्त्री पुरुष हैं, वे भी मुझसे कम उत्सुक नहीं हैं। इसलिए क्या ही अच्छा हो अगर उनके सामने ही आप अपनी आत्मकथा कहें। हाँ, एक बात और, अब ऐसे वस्त्रों का रिवाज नहीं रहा। अनुचित तो न होगा यदि आपको पहनने के लिए वस्त्र ला दूं? नहीं, कुछ अनुचित नहीं। इसकी आवश्यकता मैंने भी महसूस की थी। उस भद्र पुरुष ने मेरा वाक्य खत्म होते ही अर्जुन अर्जुन पुकारा, और आवाज सुनते ही एक युवक दौड़ा आया। उससे स्मित मुख हो मेरा स्वागत कर अपने साथी से पूछा, क्या है? यहाँ इस मकान में धोती जोड़े रखे होंगे, दौड़कर उनमें से एक यहाँ लाइए आपके पहनने के लिए। बहुत अच्छा। यह कहकर अर्जुन दौड़ गया और 2 मिनट में निहायत साफ एक धोती ले आया। मैंने धोती लेकर कहा, पहली बात तो यह कि क्योंकि हमें बातें बहुत करनी है, अतः नाम से परिचित होना चाहिए। मेरा नाम विश्वबंधु है, और आप अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम सुमेध है। तो सुमेध जी, सहायता के लिए धन्यवाद। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। अब हम लोगों के जलपान का भी समय हो गया है। आप भी थके मांदे होंगे, भूख लग जाना भी स्वाभाविक ही है। अभी चलकर जलपान करें और उसके बाद आत्मवृत्तांत से हमें कृतार्थ करें। सुमेध, सचमुच तुम्हारे थोड़ी से वार्तालाप ने मुझे बहुत आकृष्ट कर लिया है। इस समय मेरे आनंद का ठिकाना नहीं। अच्छा चलो। अब सुमेध मुझे साथ लेकर उस मकान की ओर चले। इतने में एकाएक तोप के गोले की सी आवाज हुई। पहले तो मैं चौंक गया, पीछे पूछने पर मालूम हुआ यह जलपान की सूचना है।
मेरी अनेक जिज्ञासाओं में एक की और वृद्धि हुई। मैंने देखा उधर से भी स्त्री पुरुष भी जो काम में लगे थे, काम छोड़कर उसी मकान की ओर चले आ रहे हैं। मकान के पास आकर क्या देखता हूँ, साफ पानी से कितने ही नल लगे हुए हैं। नहाने के लिए साफ जल के टब हैं। मकान बहुत स्वच्छ है। 3-4 बड़े बड़े कमरे हैं। एक हॉल है जिसमें 150-200 आदमी बैठ सकते हैं। कमरों में बहुत सी कुर्सियां हैं। मैंने बड़े हॉल में देखा 35 से कुर्सियां और मेज लगे हुए हैं। मेजों पर एक एक तस्तरी में सेब, केले, अंगूर आदि कितने ही फल रखे हुए हैं और गिलासों में भरकर दूध। हम सब स्त्री पुरुष की संख्या करीब 100 थी। मैंने उतनी ही थालियां वहां देखकर पहले आश्चर्य किया, क्या स्त्रियां भी पुरुषों की बगल में बैठकर नाश्ता करेंगी? इतने ही में वे सब स्त्री पुरुष भी आ गए। सबके स्मित मुख को स्वागत किया। महाशय सुमेध ने उन्हें संबोधित करके कहा, साथियों, हमारे आज के अतिथि को देखकर सबको बड़ी जिज्ञासा है। फिर हमारे जैसों की, जिनने एकाध बात सुन ली, उत्सुकता तो कोई हिसाब नहीं, इसलिए मैंने अकेले ही सब सुन लेना अच्छा नहीं समझा। तभी तो सिर्फ इतना जान पाया हूँ कि हमारे विश्व बंधु जी 1924 से ही यहाँ 10-12 कोस की दूर पर जमे हुए थे। यहाँ से आज ही आ रहे हैं। इतना सुनने पर नर नारियों का कौतूहल और उत्तेजित हुआ, पर जलपान करने का समय बीत रहा था, इसलिए सबने हाथ मुंह धोकर अपना अपना आसन ग्रहण किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अर्जुन ने मेरे जलपान की थाली परोसने को धोती ले जाते समय ही कह दिया था। सुमेध ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और पास ही स्वयं भी बैठ गए। उनके समीप ही एक महिला बैठी थी, जो आगे चलकर मालूम हुआ कि उनकी साथिन सुमित्रा थी। परोसने वालों ने अपना काम समाप्त कर स्वयं भी एक एक आसन ग्रहण किया। अब सबका नाश्ता शुरू हुआ। मैंने भी एक कतरा सेव मुख में डाला। मुझे उसकी मधुरता और सरसता अद्भुत मालूम हुई। मैंने तो उस समय यही समझा कि शायद चिरकाल के बाद खाने से यह इतना स्वादिष्ट मालूम हो रहा है, किंतु पीछे मालूम हुआ कि यह वैज्ञानिक रीति से फलों की खेती होने का परिणाम है। मुझे अधिक भूखा समझकर कुछ ज़्यादा फल दिया गया था। इसमें नारंगी की भी कुछ फांकें थीं। नेपाल की नारंगी पहले भी खाई थी, लेकिन इतनी मधुर और सुस्वादु नहीं। बीज का तो पता ही नहीं, वैसे भी नदारद। अंगूरों के दाने बनारसी वैसे के बराबर थे, बेरों के बराबर थे। मैंने पूछा, ये अंगूर कहाँ के हैं? सुमेध ने बतलाया, यहाँ से 4 कोस के फासले पर इसका बाग है। क्या नेपाल में भी अंगूर होता है? बहुत, इसको तो सैकड़ों वर्ष हो गए। सारे बिहार, उड़ीसा, आधे बंगाल, काशी और कौशल को यहीं से अंगूर जाता है। अब जलपान समाप्त हो गया। सबने हाथ मुंह धो एक कमरे की ओर मुंह किया। वहां बहुत सी कुर्सियां पड़ी थीं। सुमेध ने मुझे ले जाकर एक आराम कुर्सी पर बैठाया। मैं तो मन ही मन कह रहा था कि ये लोग मुझे 20वीं सदी का जंगली समझते होंगे, और उसमें भी उन्होंने मुझे पत्ते पहनने भी देख लिया है। दूसरे इनमें से किसी को दाढ़ी की भी शौक नहीं है, और मेरे रिछ के से बाल हैं। मैंने इन लोगों को बाग में काम करते देखा था, इसलिए समझ बैठा था कि ये जरूर मंजूर है, लेकिन अब उत्सुकता हुई पूछूं कि इन बागों का मालिक कौन है, पर हिम्मत नहीं हुई। थैंक यू दोस्तों।